सो हेलो एवरीवन। सो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं द चैप्टर ऑफ पेयर रिव्यू। तो देखना बहुत ही आसान चैप्टर है, इट्स ए वेरी वेरी सिंपल चैप्टर। सो टॉकिंग अबाउट पेयर रिव्यू, व्हाट डज पेयर रिव्यू मीन्स। देखो यहाँ पे दो शब्द हैं, दो वर्ड्स हैं, वन इज पेयर एंड अदर इज रिव्यू। पीयर का मतलब क्या हो गया? पीयर का मतलब हो गया ए पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। इसका मतलब मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग कौन होगा? दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। और रिव्यू का मतलब क्या हो गया? रिव्यू का मतलब हो गया री एग्जामिनेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इन टोटलिटी अगर हम पीयर रिव्यू को देखें तो इसका मतलब क्या हो गया? जहां पे एक प्रोफेशनल का काम दूसरा प्रोफेशनल रिव्यू कर रहा है, एक प्रोफेशनल का काम क्या कर रहा है? दूसरा प्रोफेशनल रिव्यू कर रहा है। तो देखो हम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कौन से सर्विसेज? अटेस्टेशन सर्विसेज। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो अपने क्लाइंट्स को अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है सोसाइटी के अंदर। जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं रिलायंस प्लेस करते हैं, भरोसा प्लेस करते हैं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए एंटिटी, और कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं बेस्ड ऑन आर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So that is why we charters are expected to enhance our quality of services and provide our quality of services to the next level. और हमारे क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए आप देखो कि आईसीएआई ने स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग इशू कर रखा है। स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के अंदर स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इशू कर रखा है। कंपनीज एक्ट के अंदर कितने सारे प्रोविजंस हैं जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं। कोड ऑफ एथिक्स हमारे ऊपर लगाया गया है। स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग अपने को फॉलो करना पड़ता है। कितने सारे नोटिफिकेशंस हैं आईसीआई के, सर्कुलर्स हैं जो टाइम टू टाइम आईसीआई रिलीज करते रहता है। तो ऑल दोज थिंग्स आईसीआई हैज डन, ऑल दोज थिंग्स द गवर्नमेंट हैज डन टू इंश्योर कि हम लोग अच्छे से काम करें। काफी सारे प्रोविजंस हमारे ऊपर लगाए गए हैं, राइट। अब आईसीआई को भी क्या करना है? इंश्योर करना है कि जो आईसीआई के मेंबर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे से काम करें, क्वालिटी के साथ काम करें, अच्छे से ऑडिट करें। सो दैट इज वाई इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आईसीआई ने क्या किया? पीयर रिव्यू बोर्ड कंस्टिट्यूट किया मार्च 2002 को। पीयर रिव्यू बोर्ड कंस्टिट्यूट किया मार्च 2002 को, और यहां पे एक स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू निकाला। तो इस पीयर रिव्यू बोर्ड का क्या काम है? व्हाट दे विल डू इज दे विल इंश्योर कि जितने भी प्रैक्टिसिंग यूनिट्स हैं पूरे देश के अंदर, जो लीडिंग क्लाइंट्स का ऑडिट करते हैं, जो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स का ऑडिट करते हैं, लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट करते हैं, बैंकिंग सेक्टर का ऑडिट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का ऑडिट करते हैं, उन क्लाइंट्स के, उन प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के ऑडिट्स का रिव्यू होना चाहिए कि अल्टीमेटली व्हाट काइंड ऑफ ऑडिट सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, व्हाट काइंड ऑफ अटेस्टेशन सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग, आर दे मेंटेनिंग द वर्किंग पेपर्स प्रॉपर्ली, आर दे मेंटेनिंग द डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली, are they giving proper training to their staff, are they complying with the standards of auditing, are they complying with the standards of internal auditing, are they complying with all the notifications, circulars issued by the ICAI, are they actually ensuring the compliance of accounting standards by their respective clients। इन सारी चीजों का रिव्यू होना चाहिए। तो इसलिए पीयर रिव्यू बोर्ड का ऑब्जेक्टिव है कि व्हाट दे हैव डन इज, इन्होंने स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू निकाला, और स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू के अंदर बताया कि ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिसिंग यूनिट्स होंगे पूरे देश के अंदर जिनका रिव्यू होगा, और उनका रिव्यू कितने फ्रीक्वेंसी में होगा। उसके बाद बताया कि कौन रिव्यूअर होगा, हु इज गोइंग टू बी द रिव्यूअर, हु इज गोइंग टू कम एंड डू द रिव्यू। बिकॉज अगर एक प्रैक्टिसिंग यूनिट का रिव्यू होने वाला है, अगर एक सीए इन प्रैक्टिस के फर्म का रिव्यू होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जो रिव्यूअर होना चाहिए वो उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आखिर रिव्यूअर कौन होगा? जब रिव्यूअर रिव्यू करने के लिए आएगा तो रिव्यूअर का स्कोप क्या होगा, रिव्यूअर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिव्यू का प्रोसेस क्या होगा, ये सारा कुछ स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू के अंदर डिफाइन किया गया। हु इज गोइंग टू बी द रिव्यूअर, हु आर गोइंग टू बी द प्रैक्टिसिंग यूनिट्स जिनका रिव्यू होने वाला है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द रिव्यूअर, व्हाट इज गोइंग टू बी द स्कोप ऑफ रिव्यू, व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोसेस ऑफ रिव्यू, व्हाट इज गोइंग टू बी द मेथडोलॉजी ऑफ रिव्यू। ये सारा कुछ स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू के अंदर डिफाइन किया गया। अब देखना, इस स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को रिवाइज किया गया है ऑन अप्रैल 2020। कब रिवाइज किया गया है? ऑन अप्रैल 2020, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिवीजन द चैप्टर हैज आल्सो अंडरगोन सर्टेन चेंजेस। तो ये जो दो इंफॉर्मेशन है ये एमसीक्यू के लिए काम की है कि पीयर रिव्यू बोर्ड कंस्टिट्यूट किया गया मार्च 2002 को, और स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू रिवाइज किया गया अप्रैल 2020 के अंदर। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए? देखो, चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली क्या है? चैप्टर का ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली ये है कि पीयर रिव्यू बोर्ड कंस्टिट्यूट किया गया, और वो जो पीयर रिव्यूअर है वो आकर एक सीए इन प्रैक्टिस के काम को रिव्यू करेगा, ताकि उसके जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है वो बेहतर हो सके। अगर सीए इन प्रैक्टिस के काम में कहीं भी डेफिशिएंसी है तो उसको सुधारा जा सके, उसको इंप्रूव किया जा सके, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है।
और इस चैप्टर के अंदर आपको पता होना चाहिए कि रिव्यूअर कौन हो सकता है, वो कौन से पीयूज हैं जिनका रिव्यू होगा, रिव्यू का स्कोप क्या होगा, रिव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिव्यू का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, रिव्यू का प्रोसेस क्या रहेगा, रिव्यू का मेथडोलॉजी क्या रहेगा, रिव्यू का तरीका क्या रहेगा. ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर एंड ऑल दिस थिंग्स यू आर सपोज टू नो इन दिस चैप्टर. तो सबसे पहले कुछ कॉमन बातें कर रहे हैं हम लोग, उस कॉमन बातों में ही पूरा चैप्टर कवर्ड हो जाएगा अपना, आप देखोगे. तो देखना, चाहे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यूअर की बात करें, चाहे हम स्कोप ऑफ रिव्यूअर की बात करें, वेदर वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू और द स्कोप ऑफ रिव्यू, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इस पूरे चैप्टर के अंदर मैं एक चीज कहूंगा, व्हाट द पीयर रिव्यूअर इज गोइंग टू डू इज he is going to ensure compliance of technical, professional and ethical standards by the practicing unit. ये वर्ड अपने दिमाग में बैठा लीजिए, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, TPE, दिमाग में बैठा लो, TPE, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स. कि रिव्यूअर क्या करेगा, चेक करेगा कि प्रैक्टिसिंग यूनिट TPE कंप्लाई कर रहा है कि नहीं, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा. ये दिमाग में बैठा लीजिए. अब टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या क्या आता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज सपोज टू कम. बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है. ऑल द स्टैंडर्ड्स दैट द प्रैक्टिसिंग यूनिट इज सपोज टू परफॉर्म, जैसे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग हो गया, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग TPE के अंदर आ जाएगा. स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग हो गया, तो स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग भी TPE के अंदर आ जाएगा. प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, दैट विल कम इनसाइड TPE. उसके बाद ऑल द नोटिफिकेशंस, ऑल द गाइडेंस, ऑल द सर्कुलर्स इशूड बाय द ICAI, दैट विल ऑल्सो कम इनसाइड TPE. तो जितने भी नोटिफिकेशंस ICAI जारी करता है, जितने भी सर्कुलर्स ICAI जारी करता है, दैट विल कम इनसाइड TPE. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया, दैट विल ऑल्सो कम इनसाइड TPE. तो whether we talk about standards of auditing or we talk about accounting standards, both will come inside TPE. If the accounting standards will come, then the Ind AS will also come. If the standards of auditing will come, then the standards on internal auditing will also come. Then all the notifications, circulars, ये सारा कुछ TPE के अंदर आ जाएगा. तो कुल मिलाकर एक रिव्यूअर अगर चेक करता है कि एक प्रैक्टिसिंग यूनिट ये सारे टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, और ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिव्यू का, ऑब्जेक्टिव क्या है इस कंप्लायंस को चेक करने का, ये देखना कि उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर की जा सके, बेटर की जा सके. इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द PU. काफी लोगों को लगता है कि रिव्यूअर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है PU के काम में डेफिशिएंसीज निकालना. ऐसा नहीं है, PU के काम में डेफिशिएंसीज निकालना रिव्यूअर का ऑब्जेक्टिव नहीं है. रिव्यूअर का ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द PU. फर्दर रिव्यूअर क्या चेक करता है, फर्दर रिव्यूअर चेक करता है कि क्या वर्किंग पेपर्स प्रॉपर्ली मेंटेन किए गए हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कवर्ड इन द रिव्यू, कि प्रैक्टिसिंग यूनिट सारे वर्किंग पेपर्स प्रॉपर्ली मेंटेन कर रहा है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा है कि नहीं. और इसके लिए रिव्यूअर क्या करेगा, प्रैक्टिसिंग यूनिट के वर्किंग पेपर्स भी चेक करेगा. अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर हमने तो ये डिस्कस किया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी के साथ भी अपने वर्किंग पेपर शेयर नहीं करता बिकॉज वो उसकी प्रॉपर्टी होती है ऐसे 230. फर्दर आपने हमें ऐसे 200 में कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल के बारे में बताया था. क्लॉज 1 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल के अंदर भी आपने अपने कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल के बारे में बताया था. बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एक CA एंटर करता है अपने क्लाइंट के साथ ऐसे 210 के अंदर, वहीं पे लिख दिया जाता है कि वर्किंग पेपर्स हम नॉर्मली किसी को शेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर अपना पीयर रिव्यू होगा या अपना क्वालिटी रिव्यू होगा तब वहां पे हम वर्किंग पेपर्स शेयर करेंगे. सो यहां पे एक प्रैक्टिसिंग यूनिट पीयर रिव्यूअर के साथ अपने वर्किंग पेपर्स शेयर करता है, लेकिन एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर लेता है. उसके बाद फर्दर रिव्यूअर चेक करता है कि स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं. दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट द रिव्यूअर इज गोइंग टू कवर इन द रिव्यू. स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली ऑडिट कौन करता है सर, स्टाफ करता है. और फाइनली जो रिव्यूअर है वो चेक करता है इंडिपेंडेंस ऑफ PU, कि PU कितना इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है. उसके लिए क्या करने वाला है, रिव्यूअर चेक करने वाला है कि प्रैक्टिसिंग यूनिट ने पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया है कि नहीं, पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया है कि नहीं, उसे अपने सारे स्टाफ को कम्युनिकेट किया है कि नहीं, और उसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर ढंग से इंश्योर किया जा रहा है कि नहीं. ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंस वाला. इसके ऊपर अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. तो व्हाट द रिव्यूअर इज गोइंग टू डू इज ही इज गोइंग टू चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द PU. और इंडिपेंडेंस के अंदर वो क्या क्या देखेगा, पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया कि नहीं, पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस कम्युनिकेट किया कि नहीं सारे के सारे स्टाफ को, और उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं. और इंडिपेंडेंस के अंदर एक चीज और देखता है यहाँ पे रिव्यूअर, कि वेदर जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है वो अपने क्लाइंट्स के साथ पीरियोडिकली अपने एसोसिएशन को रिव्यू कर रहा है कि नहीं. एक प्रैक्टिसिंग यूनिट अपने क्लाइंट्स के साथ पीरियोडिकली अपने एसोसिएशन को रिव्यू कर रहा है कि नहीं, टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस थिंग. So that is again something that the reviewer is going to check. ये इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आ सकता है, और इसके अंदर 4 पॉइंट आते हैं.
पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया कि नहीं, कम्युनिकेट किया कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन इंश्योर किया कि नहीं किया, और वो जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है क्लाइंट्स के साथ अपना पीरियोडिकली इंडिपेंडेंस को रिव्यू कर रहा है या नहीं कर रहा है। बुक के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, अभी ये शॉर्ट में आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। तो चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करें, चाहे स्कोप की बात करें, हर जगह आपको ये कॉमन बातें याद रहनी ही चाहिए। क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग अच्छी है कि नहीं, टीपी कंप्लाई हुआ कि नहीं, ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो स्कोप ऑफ रिव्यूअर है वो कन्फाइंड है टू प्रीसीडिंग 3 years। जो स्कोप ऑफ रिव्यू है वो कन्फाइंड है टू प्रीसीडिंग 3 years। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, ये जो स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू है जिसको रिवाइज किया गया है अप्रैल 2020 के अंदर, यहां पे एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। क्या चेंज है? बोला गया है कि क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के तहत स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को भी गाइडलाइन माना जाएगा। द स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू शैल बी डीम्ड टू बी ए गाइडलाइन। अब याद करिए क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल क्या था कि अगर एक सीए इन प्रैक्टिस कॉन्ट्रावीन करता है एक्ट, रेगुलेशन या गाइडलाइंस तो ही शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब यहां पे आईसीआई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू है इसको भी गाइडलाइन माना जाएगा। तो अगर एक स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को फॉलो नहीं करता है प्रैक्टिसिंग यूनिट, इसका मतलब माना जाएगा कि ही हैज आल्सो कॉन्ट्रावेंट द गाइडलाइंस गिवन इन द क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड ही शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। A good question can come on the combined application of professional ethics and on the combined application of peer review। उसके बाद देखिएगा एक क्वेश्चन और बन सकता है, आपके बुक में प्रॉपर्ली दिया हुआ है, यहां पे मैंने की पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिव्यू, कि इस रिव्यू का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो लॉजिकली समझो, आप लॉजिकली लिख के आ सकते हो। एक तो जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायंस है ऑन द अटेस्टेशन सर्विसेज आज के जमाने पे, तो उसकी वजह से रिव्यू का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। दूसरी चीज नेचर ऑफ ऑडिट वर्क ही ऐसा है, नेचर ऑफ ऑडिट वर्क ही ऐसा है कि इसका रिव्यू होना बहुत जरूरी है और इसका रिव्यू किया भी जा सकता है आसानी से सब्सिक्वेंट टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। कुछ काम ऐसे होते हैं कि साथ साथ रिव्यू करना जरूरी होता है, बट नेचर ऑफ ऑडिट वर्क ऐसा है कि वो ऑडिट होने के बाद भी उसका रिव्यू पॉसिबल है। तो नेचर ऑफ ऑडिट वर्क ही ऐसा है कि सब्सिक्वेंट टू कंप्लीशन भी उसका रिव्यू हो सकता है, एंड दैट इज वाई यहां पे रिव्यू का सिग्निफिकेंस आता है। उसके अलावा आज के जमाने पे देयर इज ए डायनामिक चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। डायनामिकली द बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग एवरी डे, राइट। और इस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपना ऑडिट टेक्निक को रेगुलर बेसिस में इंप्रूव करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और पीयर रिव्यू एक जरिया है हमारे ऑडिट टेक्निक्स को इंप्रूव करने के लिए। पीयर रिव्यू एक जरिया है हमारे कॉम्पिटेंस को नापने के लिए। तो in the changing business environment, improving audit techniques is very important, and that is why peer review is very important to improve our audit techniques and to verify our competence। और साथ ही साथ चौथा सिग्निफिकेंस ये है कि पीयर रिव्यू एक्ट्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द ऑडिटर, कि कल को कोई अगर हमारे काम में सवाल उठाता है कि आपने अपना काम अच्छे से नहीं करा, तो ये ऑडिटर के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि मैंने अपना काम अच्छे से किया है, मैंने अपना काम स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से किया है, मैंने अपना काम टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया है, और एक पीयर रिव्यूअर को भी आईसीआई ने अपॉइंट करा, भेजा, और उसने भी मेरे काम को रिव्यू करा था। सो दैट इज अगेन समथिंग दैट कम्स इनसाइड द सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर रिव्यू, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के अंदर एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने अटेस्टेशन सर्विसेज का जिक्र किया था कि जो भी सीए अटेस्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट टू द सोसाइटी। और पीयर रिव्यू के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ अटेस्टेशन सर्विसेज ही कवर की जाती है, नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज कवर नहीं की जाती है। तो दैट इज समथिंग आपको पता होना चाहिए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं कि पीयर रिव्यू किन किन चीजों में एप्लीकेबल नहीं है, या व्हाट आर द एरियाज दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, तो लॉजिकल सी चीज है, जब मैं कहता हूं कि पीयर रिव्यू सारे के सारे अटेस्टेशन सर्विसेज में एप्लीकेबल है, इसका मतलब पीयर रिव्यू नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब आप सोचो नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज में क्या क्या आता है। ऑल द सर्विसेज जहां सीए का सिग्नेचर्स इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी जब एक सीए देता है, या फिर जब एक सीए आईटीआर प्रिपेयर करता है, आईटीआर की फाइलिंग करता है, या क्लाइंट के बिहाफ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करके देता है, या ड्यू डिलिजेंस का काम करता है, या फिर अपने क्लाइंट को इनकम टैक्स ऑथोरिटीज के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो ऑल दिस आर द वर्क जहां पे अटेस्टेशन सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हो गया, प्रिपेयरिंग आईटीआर, कंपाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ड्यू डिलिजेंस, रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट बिफोर वेरियस ऑथोरिटीज।
तो ऑल दिस कम्स अंडर द नॉन अटेस्टेशन सर्विसेज, और इसीलिए ये सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि पीयर रिव्यू के स्कोप से बाहर है। तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है या एमसीक्यू के अंदर भी कवर किया जा सकता है कि बताएं अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। बहुत सिंपल है। उसके बाद एक सिंपल सा पॉइंट और आता है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे आपको, लेकिन आप एक बार ये जो मैंने नोट बनाए हैं अगर आप इसको नोट डाउन कर लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस बाय द पीयर रिव्यूअर। यहां पे याद रखिएगा हम इस चीज की बात नहीं कर रहे कि एक ऑडिटर कैसे एविडेंस लेगा, हम यहां पे ये बात कर रहे हैं कि एक रिव्यूअर कैसे एविडेंस लेगा। ठीक है, तो रिव्यूअर का सबसे सिग्निफिकेंट काम क्या होता है, आकर वर्किंग पेपर्स को चेक देखना कि एक सीएन प्रैक्टिस ने प्रॉपर ढंग से वर्किंग पेपर्स बनाया है कि नहीं, ये देखना कि स्टाफ की ट्रेनिंग प्रॉपर है कि नहीं, इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना। तो उसके लिए बोला गया है जितने सारे ऑडिट एविडेंस के मेथड्स ऐसे 500 में दिए गए थे, 6-7 मेथड्स दिए गए थे, उन सारे मेथड्स को यूज नहीं करता रिव्यूअर टू कलेक्ट द एविडेंसेस। रिव्यूअर सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड्स को यूज करता है टू कलेक्ट द एविडेंसेस, जिसको याद करने का एक सिंपल फॉर्मूला है IOI। तो what are those 3 methods? IOI, I for inspection, O for observation and I for inquiry. I for inspection, O for observation and I for inquiry. तो I से inspection, इंस्पेक्शन मतलब आकर वर्किंग पेपर्स को रिव्यू करना, डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना। ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, तो यहाँ पे रिव्यूअर क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि प्रैक्टिसिंग यूनिट ने सब कुछ अच्छे से किया कि नहीं किया, पीयू ने स्टाफ को ट्रेनिंग इंपार्ट करी कि नहीं करी, पीयू का सिस्टम इन प्लेस है कि नहीं है। और आई फॉर इंक्वायरी, तो यहां पे क्या होगा, रिव्यूअर आके प्रैक्टिसिंग यूनिट का जो सॉल प्रोप्राइटर है या पार्टनर है या जो स्टाफ है, जो नॉलेजेबल स्टाफ है, उनसे बातचीत करेगा, उनसे इंक्वायरी करेगा। ठीक है, तो दिस आर द 3 मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस, दैट इज IOI, आई फॉर इंस्पेक्शन, O फॉर ऑब्जर्वेशन, I फॉर इंक्वायरी। तो ये सारे अलग अलग सवाल है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ पीयर रिव्यू आपसे पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू कब रिवाइज हुआ आपसे पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू आपसे पूछा जा सकता है, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू आपसे पूछा जा सकता है। यहां पे मैंने आपको कॉमन पॉइंट्स बताया है, आप जब बुक देखोगे तो वहां पे आपको कुछ 1-2 अलग पॉइंट भी दिखेंगे। स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू कन्फाइंड होता है टू प्रीसीडिंग 3 इयर्स। इंडिपेंडेंस ऑफ पीयू को रिव्यू करना एक इंपॉर्टेंट काम होता है रिव्यूअर का, उसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन भी दिया हुआ है हमारे बुक में, क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, जहां पे रिव्यूअर 4 बातें देखता है। पीयू ने पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया कि नहीं बनाया, कम्युनिकेट किया कि नहीं किया, उसको अच्छे से इंप्लीमेंटेशन उसका इंश्योर किया कि नहीं किया, और क्लाइंट के साथ अपने एसोसिएशन को पीरियोडिकली रिव्यू किया कि नहीं किया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू को भी एक गाइडलाइन माना गया है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ पीयर रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस बाय द रिव्यूअर, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी कॉमन चीजें हैं जो आपको बुक में अपना मिलेगा। इसके अलावा पहले हम सारी कॉमन चीजें कवर कर रहे हैं, फिर कुछ अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे। स्टेप वाइज अप्रोच एडॉप्टेड बाय द रिव्यूअर, स्टेप वाइज अप्रोच एडॉप्टेड बाय द रिव्यूअर, एक ये भी कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट इज द स्टेप वाइज अप्रोच एडॉप्टेड बाय द रिव्यूअर। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले रिव्यूअर क्या करेगा, असाइनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि जिस पीयू का मैं रिव्यू करने वाला हूं वो रिव्यू कितना बड़ा है, उसके पास कितने मेजर क्लाइंटल की लिस्ट है। उसके बाद रिव्यूअर क्या करेगा, देखेगा कि कितने सारे एश्योरेंस एंगेजमेंट का रिव्यू मेरे को करना है। एक प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास 50 क्लाइंट होंगे, बट मेरे को कितने क्लाइंट का रिव्यू करना है। तीसरी चीज पीयर रिव्यूअर देखेगा कि जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, उनको कंप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया है। ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एक पीयू को लगाने चाहिए वो उन्होंने लगाए कि नहीं लगाए। चौथी चीज जो मैंने आपको बताया था, डॉक्यूमेंटेशन। पांचवी चीज जो मैंने आपको बताया था, टीपी, टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स। एंड फाइनली रिव्यूअर क्या करेगा, कंप्लायंस प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, एंड कंप्लायंस प्रोसीजर्स परफॉर्म कर डिसाइड करेगा नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ हिज सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। ये कुछ ऐसा ही है जैसा 315 ऐसा 330 में हम लोग देखते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ स्टैट ऑडिट। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, स्टेप वाइज अप्रोच एडॉप्टेड बाय द पीयर रिव्यूअर। तो यहां पे रिव्यूअर क्या करेगा, ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ असाइनमेंट, एसर्टेन करेगा नंबर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स टू बी रिव्यूड बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ऑफ रिप्लाईज गिवन इन द क्वेश्चनर। थर्ड क्या करेगा, एग्जामिन करेगा पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट, इवैल्यूएट करेगा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है कि नहीं, टीपी का कंप्लायंस, एंड कंडक्ट करेगा कंप्लायंस प्रोसीजर्स, डिसाइड करेगा एंटी ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले देखो पीयर रिव्यू का मतलब आपको समझ आ गया। एक पीयर रिव्यू का अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेना, थोड़ा सा पीयर रिव्यू का डेफिनेशन याद कर लेना। कोई भी क्वेश्चन पीयर रिव्यू का आएगा तो डेफिनेशन आप लिखकर आ सकते हो। तो डेफिनेशन आप कौन सा वाला याद करोगे, देखना मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे एक हेडिंग दिखेगा आपको अपने बुक के अंदर,
की पॉइंट्स ऑफ पीयर रिव्यू अपडेटेड फॉर May 21। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है, ये वाला पार्ट आप याद रखोगे डेफिनेशन के लिए, कि पीयर रिव्यू मीन्स एन एग्जामिनेशन ऑफ रिव्यू ऑफ द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेदर द सेम हैज बीन पुट इनटू प्लेस बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट। कि यहाँ पे जितना भी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स है उसको एग्जामिन करेगा पीयर रिव्यूअर, ये देखेगा कि पीयू ने उन सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स को अच्छे से इंप्लीमेंट किया है कि नहीं, फॉर एंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज को एंश्योर करना एज गिवन बाय द टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड वेदर द सेम वेयर कंसिस्टेंटली अप्लाइड ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। तो रिव्यूअर का काम है कि जो रिव्यू का पीरियड है उस पीरियड के अंदर टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स को कंसिस्टेंटली कंप्लाई किया था कि नहीं पीयू। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीयर रिव्यू। एंड पीयर रिव्यू क्या है, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, इट्स ए रेगुलेटरी मैकेनिज्म। उसके बाद ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड। पीयर रिव्यू ऑफ ऑडिटर्स का सिग्निफिकेंस क्या रहने वाला है, एलिजिबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यूअर्स अपने को देखना है, मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस देख लिया, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू देख लिया, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन अपन ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है पीयर रिव्यू प्रोसेस। सो व्हाट इज द पीयर रिव्यू प्रोसेस? तो देखो अल्टीमेटली इस पूरे रिव्यू का प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले ना अपने को दो लोग चाहिए तभी रिव्यू पॉसिबल है। एक तो पीयू चाहिए जिसका रिव्यू होने वाला है, और एक रिव्यूअर चाहिए जो रिव्यू करने वाला है। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी आता है कि हु आर द एलिजिबल पीयूज एंड हु इज द एलिजिबल रिव्यूअर। तो वो एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है जिसमें चेंजेस भी आए हैं। उसके बाद रिव्यूअर क्या करेगा, प्लानिंग करेगा। किसी भी चीज को करने से पहले सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा, प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और फाइनली रिपोर्टिंग फेज आएगा जहां पे रिपोर्टिंग होगा, जहां पे पीयर रिव्यूअर क्या करेगा, एक पीयर रिव्यू रिपोर्ट, पीयर रिव्यूअर क्या करेगा, एक पीयर रिव्यू का रिपोर्ट बनाकर पीयर रिव्यू बोर्ड को सबमिट करेगा। तो ये 4 फेजेस हैं। स्टेप नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पीयू, अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर, स्टेप नंबर 2 प्लानिंग, स्टेप नंबर 3 एग्जीक्यूशन, एंड स्टेप नंबर 4 इज रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग होगा। तो प्लानिंग के अंदर ना याद रखिएगा, सबसे पहले रिव्यूअर ऑफ साइट रिव्यू करता है, उसके बाद रिव्यूअर ऑन साइट रिव्यू करता है। रिव्यूअर सबसे पहले ऑफ साइट रिव्यू करता है और उसके बाद रिव्यूअर ऑन साइट रिव्यू करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑफ साइट रिव्यू एंड द ऑन साइट रिव्यू? ऑफ साइट रिव्यू मतलब रिव्यूअर अपने दफ्तर में बैठकर सोचता है, ओके भाई मेरे को कैसे काम करना है। लेकिन ऑन साइट रिव्यू मतलब रिव्यूअर यहाँ पे पीयू के प्रीमाइसेस में पर्सनली विजिट करता है। क्या करता है, पीयू के प्रीमाइसेस में पर्सनली विजिट करता है। तो सबसे पहले क्या होता है आपको पता है, पीयर रिव्यू बोर्ड की तरफ से ना पीयू के पास एक क्वेश्चनर आता है। पीयर रिव्यू बोर्ड की तरफ से पीयू के पास एक क्वेश्चनर आता है, और प्रैक्टिसिंग यूनिट को वो क्वेश्चनर ना 15 डेज में रिव्यूअर को सबमिट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 15 डेज में सबमिट करना पड़ता है। तो उस क्वेश्चनर के अंदर काफी सारे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं कि पीयू के बारे में। तो बेसिकली पीयू के बारे में काफी सारे सवाल पूछा जाता है उस क्वेश्चनर के अंदर, और पीयू उस क्वेश्चनर को भरकर रिव्यूअर को सबमिट कर देता है। तो उस क्वेश्चनर को देखकर रिव्यूअर को आइडिया लग जाता है कि मेरे को रिव्यू में क्या क्या चीजें कवर करनी है, मेरे को रिव्यू में कैसे रिव्यू करना है, राइट। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चनर वाला पार्ट, कि पीयर रिव्यू बोर्ड एक क्वेश्चनर देता है पीयू को, और पीयू क्या करता है, क्वेश्चनर सबमिट कर देता है रिव्यूअर को 15 डेज के अंदर। और फिर रिव्यूअर क्या करता है, फिर रिव्यूअर सेलेक्ट करता है बेस्ड ऑन द क्वेश्चनर कि मेरे को कितने एश्योरेंस सर्विसेज का रिव्यू करना है, और वो पीयू को इंटीमेट कर देता है 15 डेज के अंदर। उसके बाद फाइनली होता है ऑन साइट रिव्यू, जहां पे रिव्यूअर खुद जाकर रिव्यू करता है। और ये जो ऑन साइट रिव्यू का टाइम है, दिस शुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 7 to 15 डेज बेस्ड अपॉन द साइज ऑफ पीयू। तो 7 से 15 दिन का समय लगता है, 7 से 15 डेज से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ऑन साइट रिव्यू करते वक्त। मतलब प्रैक्टिकली रिव्यूअर जाकर 15 डेज से ज्यादा नहीं बैठेगा एक सीए के ऑफिस में। उसके बाद एग्जीक्यूशन फेज में आता है कि रिव्यूअर क्या करता है, कंप्लायंस रिव्यू करता है जनरल कंट्रोल्स का। कंप्लायंस रिव्यू करता है जनरल कंट्रोल्स का। तो यहां पे रिव्यूअर चेक करता है पीयू का इंडिपेंडेंस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहां पे रिव्यूअर चेक करता है कि पीयू ने अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी है कि नहीं, पीयू का जो स्टाफ है वो प्रॉपर्ली स्किल्ड है कि नहीं, इन्होंने अपने ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन बराबर कर रखा है कि नहीं, ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है कि नहीं, ये सारा कुछ रिव्यूअर चेक करता है, रिव्यू करता है। इंडिपेंडेंस, पीयू का इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनली वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके स्टाफ ट्रेंड है कि नहीं, पीयू जो है आउटसाइड कंसल्टेशन लेता है कि नहीं, मतलब कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स लेकर वो लोग काम करते हैं कि नहीं, ये सारा कुछ क्या करता है रिव्यूअर अपने कंप्लायंस रिव्यू में कवर करता है इन द एग्जीक्यूशन फेज। और फाइनली आता है रिपोर्टिंग का फेज, जहां पे अब क्या करना है, रिव्यूअर को रिपोर्ट करना है। तो पीयर रिव्यूअर का काम है पीयर रिव्यू रिपोर्ट बनाना और पीयर रिव्यू बोर्ड को सबमिट करना। और पीयर रिव्यू रिपोर्ट में क्या लिखा होता है कि वेदर द एश्योरेंस सर्विसेज कंप्लाई विद द टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स,
क्या जो एश्योरेंस सर्विसेज हैं वो टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करते हैं या नहीं करते। दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। फर्दर पीयर रिव्यू रिपोर्ट में लिखा होता है कि पीयू का इंडिपेंडेंस प्रॉपर था कि नहीं, whether the PU was working independently, whether they have maintained that independence thing, whether their staff is properly trained, whether they are maintaining the professional skills and standards, whether their office administration is proper। इसको याद करने का एक मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसा आप देखोगे कंप्लायंस रिव्यू करते वक्त, एग्जीक्यूशन फेज में कंप्लायंस रिव्यू करते वक्त रिव्यूअर चेक करता है कि मान लीजिए प्रैक्टिसिंग यूनिट ने अपने क्लाइंट के लिए एक आईपीओ निकाला, अपने क्लाइंट के लिए आईपीओ निकाला, और उस आईपीओ के लिए क्या करना है, पीयू को, स्टाफ को रिक्रूट करना है और ऑफिस को एडमिनिस्टर करना है। तो अब ये फॉर्मूला बन गया आईपीओ के लिए स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, आई फॉर इंडिपेंडेंस, पी फॉर प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स, ओ फॉर आउटसाइड कंसल्टेशन, देन वी हैव स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिपोर्ट में भी ये 5 चीजें लिखी होंगी, आईपीओ के लिए स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड ऑफिस डेवलपमेंट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज आई फॉर इंडिपेंडेंस, पी फॉर प्रोफेशनल स्किल्स, ओ फॉर आउटसाइड कंसल्टेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। तो रिपोर्ट में भी क्या होगा, ये 5 चीजें लिखी होंगी। अब देखना ऑनसाइट रिव्यू होने के बाद सीधा फाइनल रिपोर्ट नहीं जाता पीयर रिव्यू बोर्ड को। ऑनसाइट रिव्यू होने के बाद सबसे पहले क्या करता है, पीयर रिव्यूअर सबमिट करता है एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पीआर टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट। फिर पीयू का रिप्लाई आता है पीयर रिव्यूअर के पास, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लाई द पीयर रिव्यूअर गेट्स, द पीयर रिव्यूअर सबमिट्स द फाइनल रिपोर्ट। तो सबसे पहले रिव्यूअर क्या करता है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करता है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट को अपने लेटर हेड में सबमिट करता है अलॉन्ग विद सिग्नेचर, मेंबरशिप नंबर, कोड नंबर। और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर लिखा होता है व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ हिज रिव्यू, व्हाट आर द डेफिशिएंसीज, व्हाट आर द नॉन कंप्लायंसेज। जो भी डेफिशिएंसीज होगा, मान लीजिए पीयू ने वर्किंग पेपर्स मेंटेन नहीं करा, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं किया, ऐसे कंप्लाई नहीं किया, तो ये सारा कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में लिखा रहेगा, जो भी डेफिशिएंसीज मिलेगा। अगर पीयर रिव्यू के दौरान उसके स्कोप में कोई लिमिटेशन लगाया गया था, वो भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर लिखा रहेगा दैट दिस वाज द लिमिटेशन ऑन माय स्कोप दैट वाज इंपोज्ड। उसके बाद पीयर रिव्यू रिपोर्ट ऑफ रिव्यूअर, पीयर रिव्यूअर क्या करेगा, कॉपी ऑफ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पीयू को भेजेगा, फिर पीयू का जवाब आएगा। अब यहां पे 2 बातें हो सकती हैं, या तो रिव्यूअर सेटिस्फाइड होगा विद द रिप्लाई रिसीव फ्रॉम द पीयू, या तो रिव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं होगा विद द रिस्पांस रिसीव फ्रॉम द पीयू। अगर रिव्यूअर सेटिस्फाइड होगा विद द रिस्पांस रिसीव फ्रॉम द पीयू, तो इन दैट सिचुएशन रिव्यूअर पीयर रिव्यू बोर्ड को फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर देगा और बता देगा कि बॉस ये मेरी इनिशियल फाइंडिंग्स थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनका स्टाफ ट्रेंड नहीं है, उन लोगों ने वर्किंग पेपर्स मेंटेन नहीं करे, बट बाद में जब मैंने पीयू को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेजा तो उन लोगों ने मुझे सारे वर्किंग पेपर्स दिखा दिए, मेरे डाउट्स क्लियर हो गए। तो ही विल रिपोर्ट व्हाट वर माय इनिशियल फाइंडिंग्स, व्हाट वाज द रिस्पांस बाय द पीयू, एवरीथिंग। और अगर यहां पे रिव्यूअर सेटिस्फाइड नहीं है विद द रिप्लाई रिसीव फ्रॉम द पीयू, तो वो क्या कर देगा, एक मॉडिफाइड रिपोर्ट सबमिट कर देगा टू द पीयर रिव्यू बोर्ड। क्या कर देगा, एक मॉडिफाइड रिपोर्ट सबमिट कर देगा टू द पीयर रिव्यू बोर्ड। और अगर एक मॉडिफाइड रिपोर्ट उसने सबमिट कर दिया, तो मॉडिफिकेशन के बाद एक फॉलो ऑन रिव्यू होना जरूरी है, ये देखने के लिए कि जो भी कमियां हमने पीयर रिव्यू के प्रोसेस में बताया था, क्या उन कमियों को पीयू ने सही किया है। बिकॉज रिव्यूअर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ कमियां निकालना नहीं है, उसको सुधारना भी है। तो फिर फॉलो ऑन रिव्यू होगा, और फॉलो ऑन रिव्यू कब होगा, दैट शैल बी डन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ रिपोर्ट। फॉलो ऑन रिव्यू 1 साल के बाद होगा, मतलब 1 साल का समय दिया जाएगा पीयू को अपनी डेफिशिएंसी सुधारने का। एंड इट मे बी रिड्यूस्ड बट नॉट बिफोर 6 मंथ्स, इट मे बी रिड्यूस्ड बट नॉट बिफोर 6 मंथ्स। तो ये वाला अपना प्रोसेस का पार्ट हो गया पूरा का पूरा। तो ये अपना पूरा का पूरा प्रोसेस का पार्ट हो गया। यहां पे एक हेडिंग आपको और दिखेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर May 21। तो इसके अंदर एक तो वही है ऑनसाइट रिव्यू वाला पार्ट कि 7 डेज to 15 डेज का टाइम रहेगा। कुछ इलस्ट्रेशन क्वालिफिकेशंस दिए हैं इन रिपोर्टिंग बाय द रिव्यूअर, दैट किस बेसिस में वो रिपोर्ट कर सकता है। आप एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको गो थ्रू कर लोगे। इलस्ट्रेटिव फॉर्म में है कि रिव्यूअर क्या क्या कमियां निकाल सकता है, किस तरीके से कमियां निकाल सकता है। तो एक बार आप क्या करोगे, इस वाले पार्ट को भी गो थ्रू कर लोगे। तो ये पूरा अपना क्या हो गया सर, प्रोसेस वाला पार्ट हो गया। So now we are done with the definition, the objective, the scope, the significance, the peer review process, how he collects the evidences, what is going to be his peer review approach.
तो ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब अपने को मेनली पता होना चाहिए कि हु इज गोइंग टू बी द पीयर रिव्यूअर और कौन सी एंटिटीज है जिनका रिव्यू होने वाला है, एंड ऑल्सो वी नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द पीयर रिव्यू बोर्ड। तो मेनली अपने को इतना पता होना चाहिए। तो एक बार आप पहले गो थ्रू कर लीजिए ऑल द थिंग दैट वी हैव स्टडीड सो फार, आप एक बार गो थ्रू कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखना एलिजिबिलिटी टू बी द पीयर रिव्यूअर, कि एक रिव्यूअर बनने के लिए कौन कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना होगा। तो ऑब्वियस चीज है यार, आप एक सीए का काम जाके रिव्यू कर रहे हो तो यू हैव टू बी कॉम्पिटेंट, यू हैव टू बी एक्सपीरियंस्ड। तो इस रिगार्ड्स में यहाँ पे 4-5 पैरामीटर्स हैं। तब सबसे पहले एक पीयर रिव्यू बोर्ड का ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग आपको करनी होगी, ठीक है। तो जिस तरीके से अपन सीए आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करते हैं, तो सीए बनने के बाद अगर अपने को पीयर रिव्यूअर बनना है तो अपार्ट फ्रॉम द एक्सपीरियंस, अपार्ट फ्रॉम आवर कॉम्पिटेंस, वी ऑल्सो नीड टू डू द ट्रेनिंग बाय द पीयर रिव्यू बोर्ड। उसके बाद दूसरी चीज, अपने को पीयर रिव्यूअर को एक डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज इंटाइटल्ड टू गेट द वर्किंग पेपर्स फ्रॉम द पीयू। तीसरी चीज, वो जो रिव्यूअर है उसके दामन में कहीं भी दाग नहीं होना चाहिए। ही शुड बी ए पर्सन हु शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिसिप्लिनरी एक्शन, जिसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना चल रहा हो, जो गिल्टी नहीं हो ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, एंड जिसको कभी भी कन्विक्ट ना किया गया हो ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है। तो अगेन पहली चीज ट्रेनिंग पूरी कर रखी हो, दूसरी चीज डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर रखी हो, तीसरी चीज फ्री फ्रॉम डिसिप्लिनरी एक्शन, नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, अदर मिसकंडक्ट, नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। चौथी चीज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन होना चाहिए, मतलब इंडिपेंडेंस होना चाहिए। द रिव्यूअर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पीयू, द रिव्यूअर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पीयू, देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पांचवी चीज ऑब्वियसली द रिव्यूअर शुड बी एक्सपीरियंस्ड, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके पास, ठीक है ना, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पे L1 एंटिटीज का रिव्यू करने के लिए ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और L2 एंटिटीज का रिव्यू करने के लिए कम एक्सपीरियंस चाहिए। तो बोला कि अगर आपको L1 एंटिटीज का रिव्यू करना है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट्स, कैटेगराइजेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग यूनिट्स बेस्ड ऑन L1 एंड L2 कैटेगरी। तो क्या होगा, जिन प्रैक्टिसिंग यूनिट्स के पास टॉप मोस्ट क्लाइंट्स का ऑडिट होगा, टॉप मोस्ट क्लाइंट्स का, वो L1 कैटेगरी में आएंगे, और जिनके पास थोड़े हल्के क्लाइंट्स का ऑडिट होंगे वो L2 कैटेगरी में आएंगे। तो ऑब्वियस सा चीज है, L1 मतलब भारी हो गया कि एक पीयू के पास सबसे अच्छे क्लाइंट्स अगर हैं तो वो L1 कैटेगरी में आएगा, टॉप मोस्ट क्लाइंट्स, और सेकंड कैटेगरी L2। तो अगर L1 कैटेगरी का रिव्यू करना है तो आपके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और L2 कैटेगरी का रिव्यू करना है तो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, एक सीए पहले इंडस्ट्री में था, पहले उसने इंडस्ट्री में कहीं जॉब किया था और अब वो प्रैक्टिस में आ गया है, अब उसने खुद की प्रैक्टिस की सेटअप कर ली है। तो अगर ऐसा है तो उसका एक्सपीरियंस हम लोग इंडस्ट्री में भी काउंट करेंगे, प्रैक्टिस में भी काउंट करेंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसको इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो प्रैक्टिस में हम उसका एक्सपीरियंस कम देखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली L1 एंटिटी का रिव्यू करने के लिए कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, 10 इयर्स का। लेकिन अगर एक बंदे के पास पहले इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है और अब प्रैक्टिस में आ गया है, तो 10 इयर्स की जगह सिर्फ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिएगा प्रैक्टिस में, और साथ में 15 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिएगा इंडस्ट्री में, मतलब टोटल 20 इयर्स। नॉर्मली अगर एक सीए स्टार्टिंग से बिगनिंग से प्रैक्टिस में है तो L1 एंटिटी का रिव्यू करने के लिए उसको सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर वो पहले इंडस्ट्री में था और अब प्रैक्टिस में आ गया है तो L1 एंटिटी का रिव्यू करने के लिए उसको टोटली 20 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, 15 इयर्स इंडस्ट्री का, 5 इयर्स प्रैक्टिस का। और L2 एंटिटीज का रिव्यू करने के लिए यहां पे वो साइकिल और कम हो जाएगा। अब 10 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस का चाहिए, 10 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिस। सो दिस आर द थिंग्स ऑब्वियसली यू हैव टू रेक्टिफाई। नॉर्मल सिचुएशन में अगर एक बंदा स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहा है तो L1 एंटिटी का रिव्यू करने के लिए 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, L2 एंटिटी के लिए 7 इयर्स का एक्सपीरियंस। और अगर पहली इंडस्ट्री में था प्रैक्टिस में आ गया है तो L1 एंटिटीज का रिव्यू करने के लिए इंडस्ट्री का 15 इयर्स का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस। और L2 एंटिटीज का रिव्यू करने के लिए इंडस्ट्री का 10 इयर्स का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस का 3 इयर्स का एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट डाला है ऑडिट रिक्वायरमेंट। देयर आर सर्टेन ऑडिट रिक्वायरमेंट टू रिव्यू द L1 एंटिटीज। मतलब L1 एंटिटी का रिव्यू करना ज्यादा मुश्किल है, बिकॉज L1 एंटिटीज क्या होती हैं, L1 एंटिटीज मतलब द टॉप मोस्ट पीयूज, तो उनका रिव्यू करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्ट्रिक्ट है। तो बोला गया आपको कुछ ऑडिट रिक्वायरमेंट भी पूरा करना होगा अगर आप L1 एंटिटी का रिव्यू करना चाहते हो। नाउ व्हाट इज दिस ऑडिट रिक्वायरमेंट? यहां देखना पॉइंट नंबर डी, should have conducted audit of L1 entities for at least 7 years or got his entity audited for at least 7 years, which should be a level 1 entity to be eligible for conducting peer review of level 1 entities।
तो उसने ऑडिट कर रखा हो ऑफ लेवल 1 एंटिटीज फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स, मतलब लेवल 1 के अंदर जो इंडस्ट्रीज आती हैं उनका ऑडिट कर रखा हो, उस रिव्यूअर ने भी एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस हो उन एंटिटीज का ऑडिट करने का। अगर ऑडिट किया है उन एंटिटीज का तभी तो रिव्यू कर पाएगा। या फिर अपना अकाउंट्स ऑडिट कराया हो फॉर एटलीस्ट 7 ईयर्स विच शुड बी ए लेवल 1 एंटिटी, ठीक है, तभी जाकर वो L1 एंटिटीज का रिव्यू कर पाएगा। तो दिस इज एडिशनल रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड टू रिव्यू द L1 एंटिटीज। और फिर मैंने लिखा हुआ लास्ट पॉइंट कि एक 2 साल का रेस्ट्रिक्शन का ध्यान रखना है। 2 इयर्स रेस्ट्रिक्शन। तो 2 इयर्स का रेस्ट्रिक्शन क्या है? जिस दिन रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट हुआ 2 इयर्स तक वो पीयू से कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जिस दिन भी रिव्यूअर का अपॉइंटमेंट होगा एज ए रिव्यूअर, उसके बाद 2 इयर्स तक वो कोई भी ऑडिट असाइनमेंट उस पीयू से एक्सेप्ट नहीं करेगा। और 2 इयर्स बाद का भी देखना है, 2 इयर्स पहले का भी देखना है। मतलब अगर आज मेरा अपॉइंटमेंट एज ए रिव्यूअर हो रहा है तो पहले देखा जाएगा पिछले 2 सालों के अंदर मैंने कहीं पीयू से कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट तो नहीं किया था। अगर मैंने कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट एक्सेप्ट किया था पिछले 2 सालों में तो मैं रिव्यूअर बन ही नहीं सकता, पहली चीज। और दूसरा, अगर पिछले 2 सालों में मैंने उस पीयू से कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट अंडरटेक नहीं किया था तो एज ऑन टुडे आई एम एलिजिबल टू बी द रिव्यूअर। बट रिव्यूअर बनने के बाद भी अगले 2 साल तक मैं कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट उस पीयू से एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो ये 2 ईयर का रेस्ट्रिक्शन का पॉइंट हो गया, काफी अच्छा पॉइंट है, उसके ऊपर केस स्टडी बन सकता है। ए रिव्यूअर शैल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट फ्रॉम द पीयू फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। Further, he should not have accepted any professional assignment from the PU for a period of 2 years before the date of appointment as a reviewer of that PU. बहुत सिंपल है। ये वाला जो पॉइंट है L1 L2 कैटेगरी दोनों के लिए है। और ये जो 8 पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के अंदर, ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट एक साथ पूरे करने हैं। ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 5 या 6 में एक ही पूरा कर पाओगे, बट नॉर्मली आपको सारे के सारे एक साथ पूरे करने हैं, तभी कोई रिव्यूअर बन पाएगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर पीयर रिव्यू, कौन से पीयूज का रिव्यू होगा। तो याद रखना हर एक प्रैक्टिसिंग यूनिट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, L1 कैटेगरी या L2 कैटेगरी। टॉप मोस्ट एंटिटीज का ऑडिट नॉर्मली L1 कैटेगरी में कवर्ड होता है और उसके नीचे वाले जो एंटिटीज हैं L2 कैटेगरी में कवर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा L1 कैटेगरीज में ना एकदम टॉप मोस्ट क्लाइंट आने वाले हैं। अगर एक पीयू L1 कैटेगरी में फॉल करेगा तो उसका रिव्यू 3 साल में एक बार होगा, और अगर एक पीयू L2 कैटेगरी में फॉल करेगा तो उसका रिव्यू 4 साल में एक बार होगा। अगर एक पीयू L1 कैटेगरी में फॉल करेगा रिव्यू 3 साल में एक बार होगा, और अगर L2 कैटेगरी में फॉल करेगा रिव्यू 4 साल में एक बार होगा, राइट। तो अगर एक पीयू L1 कैटेगरी में फॉल करता है उसका रिव्यू 3 साल में एक बार होगा, और अगर एक पीयू L2 कैटेगरी में फॉल करता है उसका रिव्यू 4 साल में एक बार होगा। तो देखना वैसे तो आपको ये कैटेगरीज पूरा रट्टाफाई करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रट्टाफिकेशन को आसान बनाने के लिए मैंने एक टेबल दिया आपको। अब देखना, अगर मान लीजिए मैं ऑडिट कर रहा हूं पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, फॉरेन बैंक्स का, कोऑपरेटिव बैंक्स का, पीएफआईज का, रीजनल रूरल बैंक्स का, या इंश्योरेंस कंपनीज का, ठीक है। अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का, फॉरेन बैंक्स का, कोऑपरेटिव बैंक्स का, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, रीजनल रूरल बैंक्स का, या इंश्योरेंस कंपनीज का, तो मेरे को देखना है कि आई एम जस्ट द सेंट्रल स्टेट ऑडिटर ऑफ दोज बैंक्स, या फिर आई एम द स्टैट ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, या आई एम जस्ट डूइंग द डिपार्टमेंटल रिव्यू। अगर मैं सेंट्रल स्टैट ऑडिटर हूं उन इंस्टीट्यूशंस का तो मैं L1 कैटेगरी में फॉल करूंगा, लेकिन अगर मैं उनका स्टैट ऑडिट कर रहा हूं, या टैक्स ऑडिट कर रहा हूं, या इंटरनल ऑडिट कर रहा हूं, या डिपार्टमेंटल रिव्यू कर रहा हूं तो L2 कैटेगरी में फॉल करूंगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं स्टैट ऑडिट कर रहा हूं पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का या लिस्टेड एंटिटीज का, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज मतलब जैसे कि ट्रस्ट हो गए, ठीक है। तो अगर मेरे पास स्टैट ऑडिट, अगर किसी पीयू के पास स्टैट ऑडिट है पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज का या लिस्टेड एंटिटीज का, तो वो भी L1 कैटेगरी में आएगा। किसमें आएगा? L1 कैटेगरी में आएगा। ऐसा कोई करस्पॉन्डिंग पॉइंट L2 के लिए नहीं है। उसके बाद NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs का अगर स्टैट ऑडिट मेरे पास है तो मैं L1 कैटेगरी में भी आ सकता हूं, मैं L2 कैटेगरी में भी आ सकता हूं। ध्यान रखना, अगर NBFCs का ऑडिट मेरे पास है तो मैं L1 कैटेगरी में भी आ सकता हूं, मैं L2 कैटेगरी में भी आ सकता हूं, बिकॉज NBFC का कैटेगराइजेशन पीयर रिव्यू बोर्ड करेगा और कैटेगराइजेशन के हिसाब से बताएगा कि कौन से NBFCs का ऑडिट L1 में जाएगा, कौन से NBFCs का ऑडिट L2 में जाएगा। उसके बाद द कैटेगराइजेशन ऑफ L1 एंड L2 will also depend upon how much net worth my client is having during the period under review, ठीक है। तो अगर मेरे एंटिटी का, मतलब अगर पीयू के क्लाइंट का, किसी भी पीयू के क्लाइंट का नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है, नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा हुआ, नेटवर्थ मोर देन 250 करोड़ रुपीज, याद रखना इट इज ग्रेटर देन 250 CR, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर किसी भी पीयू के क्लाइंट का नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा हुआ ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू
तो उस एंटिटी का भी क्या होगा, रिव्यू होगा, उस एंटिटी का भी क्या होगा, रिव्यू होगा। और अगर यहां पे नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर 50 सीआर से ज्यादा है तो वो L2 कैटेगरी में आएगा। मतलब मेरे क्लाइंट का नेटवर्थ अगर 5 करोड़ को एक्सीड कर रहा है मगर 250 करोड़ से कम है तो L2 कैटेगरी में जाऊंगा मैं। लेकिन अगर मेरे क्लाइंट का नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है तो L1 कैटेगरी में आऊंगा मैं। अगर मेरे क्लाइंट का एवरेज एनुअल टर्नओवर 50 सीआर से ज्यादा है तो मैं L2 कैटेगरी में रहूंगा। और ये जो लिमिट्स देखनी है ये कब देखनी है, ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू। उसके बाद एक फंड रेजिंग का भी पॉइंट है। पीयू का अगर जो क्लाइंट है, पीयू का जो क्लाइंट है जिसका वो ऑडिट कर रहा है, अगर उन लोगों ने फंड रेजिंग करी है, फंड रेजिंग मतलब लोन्स लिया है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या उनको चैरिटी वगैरह मिला है, कुछ भी फंड रेजिंग कर रहा है 50 से से ज्यादा। आप जब मेन बुक में रीड करोगे तो फंड रेजिंग का अलग अलग पॉइंट दिया हुआ है, चैरिटी का अलग दिया हुआ है, लोन का अलग दिया हुआ है। तो अगर उस क्लाइंट का फंड रेजिंग 50 करोड़ से ज्यादा है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, तो इन दैट वेरी सिचुएशन आई विल कम इन L1 कैटेगरी। और अगर फंड रेजिंग 25 सीआर से ज्यादा है मगर 50 करोड़ से कम है तो आई विल कम इन द L2 कैटेगरी। मतलब मेरा एक क्लाइंट है जिसने फंड रेज करा था, लोन वगैरह लिया था बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और 25 करोड़ से ज्यादा लिया था मगर 50 करोड़ से कम लिया था, मान लीजिए 35 करोड़ लिया था, तो मैं L2 कैटेगरी में फॉल करूंगा। लेकिन अगर फंड रेजिंग 50 सीआर एक्सीड हो गया तो मैं L1 कैटेगरी में फॉल करूंगा। 25 सीआर से भी कम फंड रेजिंग है तो आई एम नॉट कमिंग इन द L1 कैटेगरी, आई एम नॉट कमिंग इन द L2 कैटेगरी बेस्ड ऑन दिस वेरी क्राइटेरिया। ये आपको याद ही करना पड़ेगा लिस्ट, एक बार में समझ नहीं आएगा। उसके बाद बोला गया है L1 कैटेगरी के अंदर स्टैट ऑडिट्स ऑफ पेरेंट या सब्सिडरी या एसोसिएट या जॉइंट वेंचर ऑफ अबव एंटिटीज। तो ऊपर लिखा है कि जितनी भी एंटिटीज का हमने डिस्कशन करा, ऊपर लिखा है कि जितने भी एंटिटीज के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कि सेंट्रल स्टैट ऑडिट मेरे पास मान लीजिए किसी पब्लिक सेक्टर बैंक का है, प्राइवेट सेक्टर बैंक का है, फॉरेन बैंक का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, या लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट है, या स्पेसिफाइड एनबीएफसीज है, या प्रिस्क्राइब्ड नेटवर्थ, प्रिस्क्राइब्ड फंड रेजिंग। तो अगर उनका कोई पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, वैसी किसी एंटिटी के पेरेंट कंपनी, सब्सिडी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का भी स्टैट ऑडिट मेरे पास है, तब भी मैं L1 कैटेगरी में आऊंगा। कोई ऐसा एंटिटी जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा था ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, अगर उसकी भी पेरेंट कंपनी का ऑडिट मेरे पास है स्टैट, तो इन दैट सिचुएशन आल्सो आई विल कम इन द L1 कैटेगरी। तो हो सकता है कि वो जो पेरेंट कंपनी है, वो पेरेंट कंपनी का नेटवर्थ 250 सीआर से ज्यादा नहीं है, या वो जो लेट अस से एक एसोसिएट कंपनी है जिसका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, बट उसका जो पेरेंट कंपनी है उसका नेटवर्थ 250 सीआर से ज्यादा है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, बट मैं उस एसोसिएट का स्टैट ऑडिटर हूं, तब भी मैं L1 कैटेगरी में आ जाऊंगा। एक यूडिन के बेसिस में पॉइंट है कि आजकल हम जो भी ऑडिट्स करते हैं, टैक्स ऑडिट वगैरह, तो एक यूडिन नंबर जनरेट होता है, एक यूनिक नंबर जनरेट होता है। तो बेस्ड ऑन द नंबर जनरेटेड एक नंबर प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा जो अभी तक प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। एक नंबर प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि अगर उससे ज्यादा, उतने नंबर से ज्यादा आपने यूडिन नंबर जनरेट करा तो आप L2 कैटेगरी में जाओगे। लेकिन यूडिन नंबर के हिसाब से आपका सिर्फ L2 में ही कैटेगराइजेशन हो सकता है। यूडिन इज नॉट सो बिग कि L1 कैटेगराइजेशन में आपको ले आए। यूडिन नंबर के हिसाब से एक पीयू का कैटेगराइजेशन L2 में ही हो सकता है, L1 में नहीं होगा। L1 कैटेगराइजेशन के लिए मेनली फंड रेजिंग वाला पॉइंट देखा जा रहा है, नेटवर्थ वाला देखा जा रहा है, लिस्टेड एंटिटी आपका क्लाइंट है कि नहीं, उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज आपके क्लाइंट है कि नहीं, आपके पास सेंट्रल स्टैट ऑडिट्स है कि नहीं, इन सारे क्लाइंट्स का, ये सारा कुछ देखा जा रहा है। तो अकॉर्डिंगली देखा जाएगा कि एक पीयू L1 कैटेगरी में फॉल कर रहा है या L2 कैटेगरी में फॉल कर रहा है। L1 कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो रिव्यू 3 साल में एक बार होगा, L2 कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो रिव्यू 4 साल में एक बार होगा। आपको लिस्ट याद रखना पड़ेगा कि L1 कैटेगरी में कौन कौन है, L2 कैटेगरी में कौन कौन है। जो भी नोट करने वाला पार्ट है उसके लिए लास्ट में आपको चार्ट दोबारा से दिखा दूंगा, मैं दोबारा सा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। एक पीयर रिव्यू बोर्ड वाला पार्ट है। तो अगर हम पीयर रिव्यू बोर्ड की बात करें तो अगेन हमने डिस्कस किया था कि 2002 में पीयर रिव्यू बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ था। ये पीयर रिव्यू बोर्ड को किसने कंस्टिट्यूट किया था, काउंसिल ने कंस्टिट्यूट किया था, मतलब ICAI ने कंस्टिट्यूट किया था। और पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर मैक्सिमम 12 मेंबर्स होंगे। कितने होंगे, मैक्सिमम 12 मेंबर्स होंगे, जिसमें से एटलीस्ट 50% मेंबर्स काउंसिल से होंगे। अब यहाँ पे मेंबर्स का टर्म डिफाइन किया गया है कि पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर मेंबर्स का टर्म क्या रहेगा। तो दिस इज अगेन समथिंग यू हैव टू लर्न, द टर्म पार्ट एंड द मीटिंग पार्ट, कॉलम पार्ट। बोला गया है द टर्म ऑफ 2/3 मेंबर शैल बी फॉर 3 years or and the end of the term of the member of the council whichever is earlier, end of the 2-term member shall be for 3 years or end of the term of the member of the council whichever is earlier, और such period prescribed by the council। और जो चेयरमैन होगा, जो वाइस चेयरमैन होगा, उनका रोटेशन हर साल होगा। तो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा और जो वाइस चेयरमैन होगा, उनका रोटेशन हर साल होगा टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस। ठीक है। और 2/3 मेंबर्स का टर्म क्या रहेगा, 3 years रहेगा। और द एंड ऑफ द
टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल विच एवर इज अर्लियर। अगर कोई भी कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है पीयर रिव्यू बोर्ड में तो वो काउंसिल खुद फुलफिल करेगा, और जो भी मेंबर डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर होगा आईसीआई का, वो पीयर रिव्यू बोर्ड का मेंबर नहीं होगा। तो डिसिप्लिनरी कमेटी इज समथिंग दैट वी स्टडी इन द कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर, जिनके पास पावर होता है टू इंपोज द फाइन ऑन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इफ दे डू ए डिसिप्लिनरी एक्शन। तो बोला गया कि जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर होंगे वो पीयर रिव्यू बोर्ड के मेंबर्स नहीं होंगे, इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए। उसके बाद कॉरम की रिक्वायरमेंट है कि जब भी पीयर रिव्यू बोर्ड की मीटिंग होगी तो कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड unless there are present at least 1/3 members of the board but not less than 3 members। तो मान लीजिए लेट अस से 12 मेंबर्स है पीयर रिव्यू बोर्ड के अंदर, तो 1/3 मेंबर्स यानी 4 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, बट नॉट लेस देन 3 मेंबर्स। मतलब ठीक है 1/3 प्रेजेंट नहीं है तो 3 मेंबर्स भी प्रेजेंट होंगे तो काम चल जाएगा, इंक्लूडिंग द चेयरमैन और इन हिज एब्सेंस द वाइस चेयरमैन। और उन 4 मेंबर्स में या उन 3 मेंबर्स में चेयरमैन या वाइस चेयरमैन का प्रेजेंट होना जरूरी है। और फिर बोला गया कि अगर मान लीजिए कॉरम आधे घंटे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, जो भी मीटिंग का टाइम फिक्स किया गया था, मान लीजिए द टाइम ऑफ द मीटिंग फिक्स वाज 2 PM और 2:30 बजे तक कॉरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। अब एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग का तो पॉइंट आप सेक्शन 174 में भी देखते हो, सेक्शन 174 ऑफ कंपनीज एक्ट, आप आईबीसी कोड में भी देखते हो। तो यहां भी कुछ वैसा ही है। कंपनीज एक्ट में आप देखते हो कि सेक्शन 174 के तहत अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग एडजर्न हो जाती है तो अगले हफ्ते मीटिंग एडजर्न होता है। आईबीसी कोड में आप देखते हो कि अगले दिन मीटिंग एडजर्न होता है, लेकिन यहां पे बोला गया मीटिंग विल बी एडजर्न, मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टू ए डेट टाइम एंड प्लेस दैट इज फिक्स्ड बाय द चेयरमैन और इन हिज एब्सेंस द वाइस चेयरमैन। कि जो भी टाइम चेयरमैन फिक्स करेगा या वाइस चेयरमैन फिक्स करेगा उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर मीटिंग एडजर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डेट का कॉन्सेप्ट नहीं है। The board shall meet as and when required for the transaction of the business and however at least one meeting shall be done in every 3 months। मतलब हर 3 महीने में पीयर रिव्यू बोर्ड का एक मीटिंग हो जाना चाहिए, हर 3 महीने में पीयर रिव्यू बोर्ड का एक मीटिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। तो द मीटिंग शैल बी डन इन एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स। तो एवरी 3 मंथ्स में एक मीटिंग हो जाना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। टर्म ऑफ द मेंबर, कॉरम का जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। एरियाज टू बी रिव्यूड इन द असेसमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पीयू, तो मैंने 4 पॉइंट आपको बताया था। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलकर हेडिंग दिया हुआ है। रिव्यूअर रिव्यू के दौरान एक क्वालिफाइड असिस्टेंट की मदद ले सकता है, मगर वो क्वालिफाइड असिस्टेंट भी खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जिसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग ना हो, जो डिस्क्वालिफाइड ना हो अंडर सेक्शन 8 और सेक्शन 21 ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट, और जिसने डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन कर रखा हो। बोला गया है कि हमें यह समझना होगा कि रिव्यू की कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, और ये रिव्यू हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कहीं भी पीयू ने टीपी कंप्लाई नहीं किया तो पता चली जाएगा। रिव्यू हो रहा है, दैट इज नॉट गिविंग एन एब्सोल्यूट एश्योरेंस रिगार्डिंग द फैक्ट दैट द पीयू हैज कंप्लाइड विद द टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स एज पर द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू। स्कोप ऑफ रिव्यू इज कन्फाइंड टू प्रीसीडिंग 3 years। ऑब्लिगेशंस ऑफ द पीयू, एक प्रैक्टिसिंग यूनिट को वो सारा इंफॉर्मेशन देना होगा रिव्यूअर को जो भी रिव्यूअर मांग रहा है। ऑब्लिगेशंस ऑफ द रिव्यूअर, बोला गया है रिव्यूअर शैल नॉट टेक एनी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द पीयूज क्लाइंट फाइल और रिकॉर्ड्स एग्जामिन्ड बाय हिम व्हाइल कंडक्टिंग पीयर रिव्यू। मतलब वो क्या कर सकता है, वर्किंग पेपर्स को देख सकता है बट वो एक्सट्रैक्ट नहीं लेगा। एंड रिव्यूअर शैल कंप्लीट द रिव्यू विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम। तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम 90 days का होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू में डिफरेंस क्या है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि पीयर रिव्यू आईसीआई कराता है, क्वालिटी रिव्यू सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। दूसरी चीज, पीयर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव होता है सिर्फ ऑडिट के इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर बनाना। लेकिन क्वालिटी रिव्यू का ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर सीए ने कुछ गलत किया है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सके। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस कि पीयर रिव्यू का जो इंटेंशन होता है वो फॉल्ट फाइंड आउट करना नहीं होता है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ ए पीयू होता है। लेकिन क्वालिटी रिव्यू जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कराता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि सीए के खिलाफ एक डिसिप्लिनरी एक्शन लेना अगर सीए ने कुछ गलत किया है। सो दिस आर द 2 major differences once you can go through। पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट, जब पीयर रिव्यू रिपोर्ट इशू कर दिया जाएगा बाय द पीयर रिव्यूअर, तो उसके बाद पीयर रिव्यू बोर्ड क्या करेगा, वंस द पीयर रिव्यूअर है सबमिटेड द पीयर रिव्यू बोर्ड टू द पीयर रिव्यू बोर्ड, तो वहां पे पीयर रिव्यूअर बोर्ड क्या करेगा, 3 महीने के अंदर एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट। कितने टाइम के अंदर, 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर एक पीयर रिव्यू बोर्ड एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट इशू करेगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को, और उसमें बता भी देगा कि अगले दिन क्या रहेगा आपका रिव्यू का, व्हाट इज द नेक्स्ट ड्यू डेट ऑफ रिव्यू। और अगर मान लीजिए पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट अब इशू नहीं किया जा सकता
तो पीयर रिव्यू बोर्ड पीयू को बता देगा कि आपका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट अभी इशू क्यों नहीं किया जा सकता, ऐसी कौन सी डेफिशिएंसीज थी, ऐसे कौन से मॉडिफिकेशंस थे, और फॉलो ऑन रिव्यू का भी डेट बता देगा कि आपका फॉलो ऑन रिव्यू कब होगा। वैलिडिटी ऑफ पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट क्या होता है? पीयर रिव्यू का सर्टिफिकेट का एक मायना होता है। सपोज एक एंटिटी है जो L1 कैटेगरी में आता है, पीयू है जो L1 कैटेगरी में आता है, उसके लिए पीयर रिव्यू कराना कंपलसरी है। तो अगर उसका पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट में एक पीरियड दिया रहेगा कि इतने टाइम तक आपका ये सर्टिफिकेट वैलिड है, उसके बाद इस डेट में आपका दोबारा से रिव्यू होगा, आपको एक रिन्यूड सर्टिफिकेट मिलेगा। तो क्या होगा अगर मान लीजिए वो सर्टिफिकेट में जो डेट लिखा गया है वो डेट पार हो गया और पीयू का रिव्यू नहीं हुआ, पीयू ने अपना रिव्यू नहीं कराया, तो इन दैट वेरी सिनेरियो जो भी डॉक्यूमेंट्स पीयू ने साइन किया है उसको इनवैलिड माना जाएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स पीयू ने साइन किया है उसको इनवैलिड माना जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जो भी डेट लिखा गया सर्टिफिकेट में उस डेट से पहले पीयू क्या करा ले, रिव्यू करा ले। और ये जो पूरा रिव्यू का प्रोसेस है, नॉर्मली कोशिश किया जाएगा कि रिव्यूअर और पीयू आपस में मिलकर कोऑपरेट कर इस पूरे रिव्यू प्रोसेस को 90 डेज के अंदर कंप्लीट कर लें। क्या कर लें? 90 डेज के अंदर कंप्लीट कर लें। सो दिस आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। जो भी चार्ट्स हमने बनाए थे एक बार मैं आपको दिखा रहा हूं, आप सिर्फ पोज करना और उन चार्ट्स को नोट डाउन कर लेना।